Yes, sir. So I suggest all of you, especially Vijay ma'am also and Ujjwal, कि आप निधि को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. शी इज अ कॉमर्स कैंडिडेट. इनका ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारी, और अभी तक इनको पहचान रहे हैं डायरेक्टली सर, हम लोग के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर ये कहते ये आएंगे यहाँ हाँ। पर. अभी 10 डेज के अंदर पीडी क्लासेस पर मिलेंगे आपको. बट ये प्रायर टू दैट चंडीगढ़ से अगर यही है ना सर? मैं चाहता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री में अभी से ही ऐड हो जाए ताकि ये बेनिफिट ले. ओके, शी इज अ कॉमर्स कैंडिडेट. तो मैं चाहूंगा आप लोग इनसे बिल्कुल, निधि अपना इंट्रोडक्शन आप इनको देना चाहें तो आप दे सकते हैं प्लीज, ताकि ये लोग आप से फेमिलियर हो जाए और ये भी आपसे बातें करेंगे. Okay, sir. हाँ निधि, My अपने name बारे में is कुछ बताइए. Nidhi. My name is Nidhi. I am from Rohtak, and my education is MCOM and B.Ed from CRSU University. And now I am aspirants of KVS also. Bas, that's it. Okay. Anybody else want to ask anything from Nidhi? जी सर. Yes, निधि मैम, आप निधि आपके कुछ निधि मैम, ये strong बताइए point- आप केवीएस की कुछ विशेषताएं बताइए. KVS बेसिकली एक मेन फीचर इसकी ये रहती है कि आप KVS में अगर मतलब पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर हो गया है तो बच्चे को सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि सारे स्कूल्स में KVS के में कॉमन सिलेबस होता है और एट ए टाइम मतलब एनी टाइम कहीं पर भी आप चले जाओ सेम ही मिलेगा वो सभी स्टूडेंट्स को. मेन फीचर मेरे को लगता है KVS का यही है और यही बेनिफिट लगता है मेरे को स्टूडेंट्स के लिए KVS का. एक विजय मैम, एक इसका बेनिफिट ये भी होता है केवीएस में, अगर पूरे सेशन में जो एक्टिविटीज होती है वो हर स्कूल में सेम एक्टिविटीज होती हैं. जैसे हाफ सेशन में बच्चे का ट्रांसफर हो जाता है, वो दूसरी स्कूल में जाता है, तो उतना ही सिलेबस कवर मिलेगा जितना वो अपनी स्कूल में करके गया है. मतलब मेरा कहने का यही था, पर मेरे वर्ड्स शायद प्रॉपर मैं नहीं कह नहीं, पाई. अच्छा था आपका, जितना प्रयास किया आपने अच्छा किया है. Nidhi ma'am, Yes, ma'am. give any one reason why do you want to join KVS? मेन रीजन ये है कि वहां पर मेरे को डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि नॉर्मली किसी भी स्कूल में नहीं मिलेंगे. और मेरे को मतलब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करेंगे वो. मेरे को डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है, मतलब मेरा इंटरेस्ट है कि अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना, अलग अलग कल्चर को. तो मैं शायद वहां पर टीचर्स भी मेरे को ऐसे ही मिलेंगे, तो मतलब अपनी स्किल्स को और डेवलप कर पाऊंगी मैं वहां पर. Yes. Yes, please. विजया लक्ष्मी मैम, अगर जी. एफिडेविट बनवाना हो तो तहसील से बनवाए या फिर जिला पे जाके बनवाना होगा मैम? नहीं, आप तहसील से बनवा सकती हैं, बस स्टाम्प जो होगा वो 100 रुपए का होगा, उसको ध्यान रखिएगा. ओके मैम. आपके जो पास में कचहरी है वहां से बनवा लीजिए, वो मान्य हो जाता है, पर 100 रुपए के स्टाम्प पे बनवाइएगा. और प्रॉब्लम आपको कहाँ है? मैम, फादर्स नेम में मतलब 10th में अलग है और इंटर और ग्रेजुएशन में अलग है, मतलब. हाँ, तो जरूर बनवा लीजिएगा. विजय मैम, ये जो गैप है एजुकेशन बीएड के बाद में जस्ट पीजी वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके बाद में डायरेक्ट गैप आता है इतने ईयर का, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे? हम लेडीज के पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसीलिए तो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है. नहीं, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने अदरवाइज दूसरी फील्ड बताना भी नहीं चाह रहे कि जहाँ पे वर्क किया है वो. एमएससी मास्टर डिग्री भी जो अदर सब्जेक्ट में भी वो भी नहीं बताना है. डायरेक्ट बीए और बीएड के बाद में आप यहाँ आ रहे हो, तो 9 ईयर का गैप आ रहा है उसके अंदर, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 9 ईयर के गैप में आप अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकती हैं कि मैरिज हो गई, फिर बच्चे हो गए, हमको समय नहीं मिला, और हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां थी उसको निभाने के बाद फिर मैंने बीएड किया. अगर सारी चीज नहीं, छुपाना है बीएड तो ये पहले सबसे. करती है, अच्छा, बीएड कर एजुकेशन चुका है. कंप्लीट. हाँ, तो भी यही चीजें होंगी कि उसके बाद मैं रुक गई और मैं थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ती रही है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ही मेरी आने की इच्छा थी, तो मैं इसकी वैकेंसी का वेट कर रही थी. अगर पिछली वैकेंसी का लोग जिक्र करेंगे तो कह दीजिएगा सर नहीं हो पाया था उसमें, और इस बार सौभाग्य नहीं, से उसमें मेरा तो हुआ. हमारी पोस्ट नहीं थी मैम, उसमें लास्ट टाइम हाँ, तो तो ये, पोस्ट नहीं थे. हाँ, तो आप बोल सकती हैं आराम से, अब बोलिए इस बार चांस मिला है तो मैं यहाँ आ गई हूँ. मैम, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे
कि मतलब इन्होंने पूछा कि इनका 9 ईयर का गैप है, मेरा जो बैचलर डिग्री है ग्रेजुएशन की थी और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें 1 ईयर का गैप है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको नहीं वो पूछेंगे। 1 ईयर का गैप तो आप पढ़ बता सकती कि हम तैयारी कर रहे थे, उतना तो हो ही जाता है। हम लोग का बहुत उस सारा गैप है। ओके। हम लोग हमने सीनियर सिटीजन है। बीच में हमने सोशल एक्टिविटीज की हैं बहुत सारी। कुछ ज्यादा हम लोग फिर सामाजिक पारिवारिक सब जिम्मेदारी निभा के दोबारा कम बैक किए हम लोग। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है, कोई बताना चाहेगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मैम इसके से तो नहीं पता चल रहा। सही शिक्षा। आई थिंक मल्टी डिसिप्लिनरी वही होगा जिसमें बच्चे के सिर्फ एजुकेशन से नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज सभी को इंक्लूड किया जाता है, मतलब उसकी एजुकेशन से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी। का मतलब होता है एक विषय को बहुत से विषयों से जोड़ के बनाना, पढ़ाना। जैसे कि हमें मैथ पढ़ाना है तो उसको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और अदर सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाना, यही मल्टी डिसिप्लिनरी इसको एजुकेशन हमें है। 2020 में शायद एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इस जो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो ना मल्टी यस मैम। वाली, इसके लिए शायद यस मैम। 2020 में एक नाम दिया गया है जो ट्रेड में है कि एक सब्जेक्ट यस को मैम। अदर सब्जेक्ट से जोड़ के ही आपको पढ़ाना पड़ता है। यस। और ये पीआरटी के लिए ज्यादा अप्लाई करने वाली चीज है। विजय लक्ष्मी मैम। आई सजेस्ट हेलो। हियर प्रहलाद, आदित्य, उज्जवल, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए सबके साथ प्लीज। यस किरण कंटिन्यू। ओके सर। मैम मैंने ओबीसी जो बनवाया था स्टेट का, तो उसमें प्रोत्साहन राशि हेतु बनवाया था, जैसे यूपीएससी में जो 1 लाख रुपए मिले उसके ऊपर में लिखा हुआ भी प्रोत्साहन राशि हेतु, तो वो वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या? पहले तो आप ये देखिए कि स्टेट में ओबीसी हैं तो सेंट्रल में है कि नहीं है। अगर सेंट्रल में आप ओबीसी नहीं होंगे सेंट्रल तो में आपको भी छूट नहीं। ओबीसी है मैम, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट पहले का जो बना हुआ है उसमें मैम लिखा हुआ दोबारा से अप्लाई कर दो, वो तो आप अपने पास रखो। आप दोबारा से सेंटर वाला ऑनलाइन अप्लाई ना होता है, वो अप्लाई कर दो अप्लाई आप अभी। करके आप नया बनवा लीजिए। हाँ जैसे मैम जब भर रहे थे फॉर्म तो उस समय मेरा बना हुआ नहीं था, तो उसके आधार पे मैंने ओबीसी लिख दिया कि कोई ओबीसी दिक्कत है। नहीं है मैम, तो कोई कोई बात दिक्कत नहीं, आप नहीं है। पीछे वाला मेरा भी आप रखे रहिए और एक नया भी बनवा लीजिए, दोनों लेके जाइएगा। वो पीछे वाला ले जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मतलब वो लिखा नहीं हुआ नहीं, है आप जो दोनों लेके जाइएगा, पीछे वाला जरूर चेक करेंगे, आप रख के जाइएगा। तो मैम उसमें लिखा हुआ है प्रोत्साहन राशि उससे हेतु। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको और बस आप ओबीसी हैं यही देखना है। हाँ, उनको इतना कंफर्म है कि आप ओबीसी की सेंटर वाली ओबीसी में आते हो, आपका आती अप्लाई हैं किया बस। हुआ है और बन आप के आया किस लिए बस। बनवाए थे इससे मतलब नहीं है उनको। आदित्य सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आईएसबीएन नंबर का उपयोग क्या है? रामकिशोर। फुल फॉर्म सभी लोग बताते हैं आईएसबीएन का, बट हमें उपयोग जानना है कि ये आईएसबीएन नंबर उपयोग कहाँ किया जाता है। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? यस सर, आईएसबीएन नंबर का सबसे पहले फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जी स्टैंडर्ड बुक नंबर। जी जी ये सर। हमारे यहाँ प्रकाशित जितने भी बुक होती है इंटरनेशनली और नेशनली दोनों, जी जी उसको सर। एक यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में जनवरी 2007 से ये 13 डिजिट का हो चुका है। जी जी सर। जी सर। हाँ, और इस ये नंबर को देने की काम RRNA नेशनल एजेंसी, ठीक है, दिल्ली, ये दौरा पर ये मतलब इसको प्रोवाइड करती है। जी जी सर। सर मुझे जानना था, ये लाइब्रेरी जी कैटलॉग कार्ड बना रहे हैं जो हम लोग अपने सिस्टम में बनाएंगे, वहाँ आईएसबीएन का मतलब क्या कोई रोल, ज्यादा रोल है? ये सर उसमें कैटलॉग में सर उसमें जी जी शीर्षक, हेलो, जी जी सर। उसमें जी सुनाई दे रहा है मैम। प्रकाशन और मतलब शीर्षक प्रकाशन और भाषा का उपयोग उसमें अगर किया जाएगा तो उसमें हम डाल सकते हैं। डिजिटली मैं पूछ रहा हूँ मैम, डिजिटली उपयोग क्या है उसका, डिजिटल तरीके से उसका उपयोग कैसे किया जाता है? वो मार्क में टैग आता है 020। जी जी सर। जी सर।
उस टैग के अंतर्गत इसको डालते हैं इंटरव्यू में। सर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा, जितनी जानकारी है मुझे सर। ये आप जी बुक देख रहे हैं सर, यहाँ पे एक बार कोड लगा हुआ है और यहाँ ISBN नंबर दिया गया है। कैटलॉग कार्ड ओके में भी जब इसको आप क्या करते हैं कि जब अपने स्कैनिंग मशीन से इसको स्कैन करते हैं तो कैटलॉग कार्ड में ऑटोमेटिक डाटा टोटल इस बुक का फिल हो जाता है। तो हमें जहां तक लगता है कि यही बेनिफिट है इस ISBN नंबर का सर। अब आप लोग के अकॉर्डिंग कुछ अन्य हो तो सर बताएं। हाँ, डेटा फीड होता है ये सही है, लेकिन जो लाइब्रेरी यूज करती है बुक्स, वो खुद जी का जी भी सर जी। अपना एक बारकोड जनरेट करते हैं। जी उस जी सर जी। बारकोड में एक्सेशन नंबर, कॉल नंबर और उसका टाइटल वगैरह भी इंफॉर्मेशन होता है, तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये भी है, लेकिन लाइब्रेरी अपना अलग से एक टैग बनाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर विजय मैम, आप विजय मैम सुन पा रहे हो? हाँ मैम, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बच्चे गए हैं उनसे पूछा गया है, जो भी जिस सब्जेक्ट से बच्चा है उसको अपनी सब्जेक्ट की फिलोसफी पता होनी चाहिए कि आप अपनी सब्जेक्ट को फिलोसफी से कैसे जोड़ोगे। दूसरा उनसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा किया जा रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट को एक ऐसे एग्जाम्पल से कि उसको अदर सब्जेक्ट से कैसे जोड़ोगे। तो दो एग्जाम्पल हम पहले से रखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट की फिलोसफी क्या है, और एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे वो अदर सब्जेक्ट से भी जुड़ सके, जो भी जिस तो सब्जेक्ट। मैम जैसे हम लोग भाषा से हैं हाँ, तो तो आपकी हमारे हिंदी भाषा की फिलोसफी क्या हाँ है? जैसे एक बार पढ़ते हैं कि टीचर की फिलोसफी क्या होती है, उसमें वो बार बार पूछा, आप अब जैसे मेरे से पूछा कि आप साइंस की फिलोसफी को बताओ या योग की फिलोसफी को बताओ, तो उसका एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा अपने पास एक रीजन और उसका पूरा बायोडाटा लिखा होना चाहिए। तो अभी पता नहीं है, लेकिन जिसको भी इसके बारे में कुछ पता चले कि फिलोसफी से करते हैं तो बताइएगा। सर आज कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नहीं है क्या? हाँ जुड़ रही है, तो कहाँ जुड़ पा रहा है, घूम रहा है ऐसे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। पूछ सकते कंप्यूटर हैं से सर, रिलेटेड कोई कंप्यूटर उपलब्ध मैं नहीं भी है सर। बता सकता हूँ। एनीबडी वांट टू आंसर फॉर प्रीति? हाँ सर, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट से अगर फिलोसफी या किसी अन्य सब्जेक्ट से इसका रिलेशन पूछा जाएगा तो हमारा भाषा है, और भाषा से ही अगर वो हिंदी पढ़ता है तो हिंदी के माध्यम से अन्य सब्जेक्ट को भी वो पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है, और हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी। अगर वो भाषा सीखेगा तभी वो बाकी किताबों को पढ़ पाएगा। जैसे मैम और उन्होंने मेरे को बताया कि है ना योग की फिलोसफी क्या है, जैसे मैं उसका आंसर नहीं दे पाई तो उन्होंने मुझे क्या एक्सप्लेन किया जिससे अपने और भी अपने सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा योग की फिलोसफी ये है कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाना, की फिलोसफी है। तो आपके सब्जेक्ट का आप कैसे कनेक्ट करोगे ये, तो इस हिसाब से कोई क्वेश्चन कल इस बात पे थोड़ा डिस्कस करना विजय मैम। तो इससे जैसे हमारा सब्जेक्ट जो मतलब हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें तमाम तरह के कवियों से कबीर वगैरह ने इस चीज को लिखा हुआ है कि अपने काव्य के माध्यम से एक अपने प्रिय का, एक परमात्मा का मेल वो देखते हैं। तो इसको सिद्धांत से मतलब हिंदी साहित्य में तो बहुतेरे लोग हैं, कबीर हैं, तुलसी है, जयासी हैं, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का अपने अपने तरीके से मेल बताया हुआ है। मैम फिलोसफी का मतलब है दार्शनिकता, वो देखने का नजरिया। हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ना देखें, हम अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें वो एकदम रियल लाइफ में उसे अज्यूम भी करना चाहिए। आई थिंक ये मतलब हो सकता है इस चीज। अगर सब्जेक्ट है तो हमें उसकी कमांड भी होनी चाहिए, उसका अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। और हाँ, हम सब्जेक्ट को एक बटन की तरह ना ले कि हमें क्लास में पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान देना है। नो, आपको भी उस चीज को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अब जैसे अभी आधुनिक में आप कामायनी पढ़ेंगे, जय शंकर प्रसाद की 1936 की रचना है। इसमें एक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है, विज्ञान के बारे में बताया गया कि विज्ञान से क्या आप अर्जित कर सकते हैं और क्या इसका विध्वंस, इससे क्या क्या होते हैं, मतलब क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। एक मानववाद की प्रतिष्ठा की गई है। तो ये भी एक प्रकार की फिलॉसफी से ही उन्होंने जोड़ा हुआ है, उसको अध्यात्म से ले जाके फिलॉसफी तक लगा दिया है पूरा वहां पर। और जहाँ तक मैम ने पूछा है कि उनका साइंस है तो साइंस सब्जेक्ट फिलोसफी से कैसे जुड़ा हुआ है, तो दर्शन अपने आप में ही चीज है और साइंस भी खोज की ही चीज है। प्राचीन काल में जब लोगों ने प्राचीन काल में जब लोग ने दर्शन को अरस्तु या फिर और उनके आगे सुकरात हुए या फिर जो जिन्होंने भी दर्शन के बारे में परिभाषित किया है, तो वो खोज का विषय रहा है और साइंस भी खोज का विषय है, तो ये दोनों आपस में संबंधित।
मैम शायद हो सकता है वो ये पूछना चाह रहे हो, जैसे आपके साइंस की फिलोसफी क्या है, जैसे योग की फिलोसफी क्या है, हिंदी भाषा की फिलोसफी क्या है, शायद इसको कुछ मेंशन करना चाह रहे हिंदी हो। भाषा जैसे जोड़ के बताया, और जहाँ तक मुझे साइंस से लगा कि कैसे इसको कप अप करे, तो सर आज मैं क्लास यहीं लीव करना चाहूंगी, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है अर्जेंट में। ओके मैडम, ओके, वी विल मिस यू। चलिए थैंक यू सर। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, यस बोलिए। तो जहाँ तक विद्या मैम ने बताया हिंदी भाषा को जोड़ के, और विज्ञान से जैसे फिलोसफी को कैसे जोड़े, तो जहाँ तक मुझे लगा वैसा मैंने बताया। ओके मैम। सर ISSN का क्या उपयोग हो सकता है सर? आंसर देना चाहूंगी। साइंस मुझे लगता है एक तरह से सिर्फ खोज नहीं है, वो चीज ऐसी है कि हम उसे इन्वायरमेंट में एज्यूम कर सकते हैं, एनी टाइम उसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सिर्फ वो नहीं होती साइंस, उसमें हमें बहुत कुछ फील करने को भी मिलता है, तो वो भी एक तरह के दर्शन ही होता है, दार्शनिकता ही होती है। हेलो, ISSN का मतलब उसका यूज सर हम कैसे करेंगे? जैसे ISBN का यूज आप बतलाएं उस तरह से, और जी पोहा जी का। मैम, आपको आइडिया हो तो आप आंसर दीजिए इसका। नहीं सर, इसका आइडिया मुझे नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो नहीं, इस मुझे चीज आइडिया उज्जवल नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। है। जी एक्सटेंशन सर्विस ऑफ लाइब्रेरी किसे कहें? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, बताइए सर। रामकिशोर, किरण, बताइए सर, आंसर दीजिए। यस आदित्य। जैसे मान के चलिए कि एक्सटेंशन वायर होता है, जहाँ बिजली नहीं रहती है, और वहाँ ये हम आगे समस्या ले है जाके बिजली। हाँ सर, आंसर दीजिए। सर आए हाँ, हैं तो एक आंसर राजकिशोर सर आंसर दे रहे थे, दीजिए सर। यस एनीबडी, आदित्य आप दीजिए बोल सर लो। आंसर। अनम्यूट करके सर, अनम्यूट कर दीजिए। राम अनम्यूट अनम्यूट कर कीजिए। दीजिए रामकिशोर सर। यस जी सर, बोलिए। कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही थी इसलिए मैंने बंद कर दिया था। ओके ओके, अब बोलिए। ISS नंबर जो है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। जी जिस जी सर। प्रकार ISBN काम करती है बुक्स के लिए, ठीक इसी प्रकार ISS जो है ये सीरियल के लिए काम करती है। और ISBN RRNA एजेंसी देती है, लेकिन ISSN जो है ये देती है आपको निश्चय। सर इसका और यूज ये कहाँ करेंगे? होता है सीरियल में सीरियल नंबर में। थैंक यू सर। सीरियल आदित्य। वगैरह जो है ना उसमें दिया जाता है इसका, और ISBN को बुक में दिया पोहा जाता है। सॉफ्टवेयर है निधि मैम, हेलो उसके निधि बारे मैम। में। हेलो, जो निधि मैम, कोहा मेरा आपसे सॉफ्टवेयर क्वेश्चन है। है उसके बारे में कुछ बताएं। हेलो निधि यस मैम, सर, यस कॉमर्स सर, का यस हमारे सर। जीवन में क्या महत्व है? कॉमर्स हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। कैसे कॉमर्स कैसे? क्योंकि कॉमर्स में ना बेसिकली स्टूडेंट को अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना सिखाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक इंसान की पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। कोई अगर बच्चा आप वैसे यस कोई सर, बच्चा है जिसको कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे को कॉमर्स सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो मुझे लगता है सबसे पहले उसको कॉमर्स का मीनिंग बताना पड़ेगा कि उसको मेनली बच्चे क्यों पढ़ते हैं, उसका करियर ऑप्शन क्या है। मैं उसको ये बताऊंगी कि आपको इसको हार्ड मानने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फर्स्ट क्लास में जब स्टार्टिंग करते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, ऐसे ही 10th के बाद 11th क्लास एक स्टूडेंट के लिए कॉमर्स साइड से एक न्यू होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है। अगर उसने 10th तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी अगर वो अपनी स्किल्स पर, एबिलिटी पर काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होते हैं, न्यू होते हैं। कि कोई भी वहां पर ऐसा नहीं होता कि ये वीक है या फिर ये इंटेलिजेंट है। वहां पर अगर वीक स्टूडेंट भी उसको मतलब पढ़ रहा है, तो अगर वहां पर टाइम देगा उन सब्जेक्ट्स को तो वो इजीली कर सकता है उसको। तो मैं उसको कोशिश करूंगी इन सारी बातों को समझाने की कि आपको अब तक आपको बेशक चाहे कुछ हार्ड लगा है, लेकिन अब आप इसको इजीली कर सकते हो। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर आपको एक स्टूडेंट्स आके बोलता है कि मैं अपने पर्सनल रीजन के कारण अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे फीस
सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस की कैसे हेल्प करोगे? आपने जहाँ तक फीस की बात करी है ना मैम, हाँ जी, वो बिल्कुल भी पे नहीं कर पा रहा, बट वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी स्टडी को। नहीं, आपने जो प्रश्न किया है वो फीस से रिलेटेड है ना, फीस नहीं पे करने हाँ वाला जी, है। हाँ जी, फीस से रिलेटेड है। हाँ, ये तो आम बात है, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हाँ जी। पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फीस जमा करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उससे पेरेंट्स से बात करके पहले तो हमें रीजन पता करना चाहिए कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकम क्या है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हमें मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से या बात करनी चाहिए, उसकी फीस में कुछ कंसेशन हो सकता है। अगर वहां से हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने स्टाफ में या फिर खुद से भी कर सकते हैं। 2-4 लोगों से बात करके अपने स्टाफ में, अगर बच्चे का पढ़ने का मन है तो आगे बढ़ाया जा सकता है। फीस के लिए उसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए, मेरा पर्सनल निजी राय है। बाकी तो ऐसे सभी मैनेजमेंट से भी बच्चे करवा सर सकते बोल देंगे कि हमारे पर्सनल रीजन है, उनके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, ये तो एक तरह की पार्शलिटी हुई। हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए उसके जो है कि फैमिली बैकग्राउंड का पता करना चाहिए, उसके माता पिता से मिलना चाहिए एक बार कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड है क्या, क्या वास्तव में वह नहीं पे नहीं कर सकता या आकर के झूठ बोल रहा है, इसका पहले पता करना पड़ेगा। कौशिक सर, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रहलाद सर, विद्यालय जी मैम। समाज का लघु रूप है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? विद्यालय समाज का लघु रूप है। जी मैम, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ऐसा है ना कि ऐसा माना जाता है कि जो भी समाज में या कोई भी बच्चे जो निकलते हैं वो पहले तो घर से निकलकर विद्यालय जाते हैं। पहली पाठशाला घर को माना जाता है, उसके बाद विद्यालय को माना जाता है। विद्यालय शिक्षा का ऐसा केंद्र है जहाँ से बच्चे निकल करके किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत विद्यालय से ही होती है, इसलिए उसको एक छोटी इकाई माना गया, क्योंकि प्रथम शुरुआत विद्यालय से ही होती है। वैसे तो घर से हो जाती है, लेकिन जो शैक्षणिक शुरुआत होती है विद्यालय से मानी जाती है। जहाँ से किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो उसको छोटा ही माना जाता है। बाद में वो बड़े भले ही बड़ा रूप ले, आकार ले, लेकिन स्टार्टिंग उसकी एक छोटे स्तर से ही होती है। हम उसको पहले वर्णमाला सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते जाता है। मेरे हिसाब से शायद इसीलिए समाज की लघु इकाई माना गया है। लघु इकाई और प्राथमिक इकाई हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक इकाई मूलतः घर को माना जाता है। पहला सर जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर में कुछ मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर बच्चा के पर्टिकुलर केवीएस की बात कर रहे हो तो वहां पे फीस का इश्यू नहीं होता। या तो बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा होता है, या फिर 25% बच्चे जो आते हैं जो आरटी एक्ट के थ्रू आते हैं उनकी फीस वैसे भी नहीं लगती। दूसरे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे आते हैं वहां पे तो शायद केवीएस में ऐसा इश्यू नहीं होता है। मेरा एक मैं सिचुएशन बेस्ड आपकी क्वेश्चन है कि दो बच्चे हैं, क्लास में बात कर रहे हैं और आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फिर जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, फिर आप पढ़ाने लगते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मैम ये होता है कि बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं, वो ये तो जायज ही शरारत है कि वो करते हैं ऐसा। तो उसके लिए आप उनसे पूछो कि वो जिस मैटर पे बात कर रहे हैं तो उससे पूरी डिटेल पूछो कि आप मतलब बार बार इसी बात को, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो हम आपस में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए ही कर रहे हो ये सब। क्या पता बच्चे को उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में डाउट हो और वो उसको पूछना चाह रहा हो और आपसे नहीं पूछे। आप फ्रेंडली उससे एक बार व्यवहार करिए कि जो बात आप कर रहे हो वो आप मेरे से भी पूछ सकते हो अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बात है तो। अदरवाइज आप उसको है ना साइलेंट रूप से अगर ऑब्जर्व करोगे, देखोगे उसको, तो वो चुप हो जाएगा और वो अगेन नहीं करेगा अगर ऐसी बात बोल के करोगे तो। नहीं, अगर वो बस सब्जेक्ट से ऐसे ही रिलेटेड बात बातें करें, कर कोई रहे टॉपिक हैं, नहीं है उनके पास, मैं चाहे वही वो कह रहा हूँ, फ्रेंड अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप भी उसमें इन्वॉल्व होइए, अन्यथा उनको अलग अलग बैठाने का प्रयास कीजिए। अगर वो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको अलग अलग बैठाने का प्रयास कीजिए, एक साथ न बैठने पाए क्लास में। Kaushik, I want you should ऐसे also participate in the class. Continue, प्रहलाद। कौशिक सर, मेरा क्वेश्चन था सर, हाँ जी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्लास में सर, आप टेक्निकल क्लास के लिए जा रहे हैं, आप कंप्यूटर के लिए जा रहे हैं सर, और आप टेक्निकली बच्चों को हैंडल करेंगे। एक बच्ची है सर, और वो स्कूल में तो नहीं फोन ला सकती है, बट बाहर उसे किसी लड़के का फोन आ रहा है, वो बार बार उसे फोन करके परेशान कर रहा है। ठीक है सर, पुलिस हेल्प नहीं लेना है सर, आपसे आके कहती है, ठीक है घर का मैटर, लेकिन आपसे कहती है
घर घर में नहीं कहती है आपसे, लेकिन कहती है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, उसको आप टेक्निकली कैसे हैंडल करेंगे सर? टेक्निकली देखा जाए तो उस जो जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसको या तो ब्लॉक कर दिया जा सकता है। अगर वो ब्लॉक करने के बाद भी किसी दूसरे नंबर से फोन करता है तो उसके उसके खिलाफ एफआईआर भी लिखाई जा सकती है। लेकिन हाँ, आपने कहा है कि पुलिस का इन्वॉल्व नहीं करना है। नहीं, इन्वॉल्व नहीं करना है सर। तो उसका ब्लॉक करना ही मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। और मेरे हिसाब से और भी अननोन नंबर जो भी आ रहे हैं उनको भी मेरे हिसाब से ब्लॉक कर दिया जाएगा तो उचित रहेगा। क्या सर, क्या कोई ऐसा उज्ज्वल जी, सॉफ्टवेयर? जी सर। आपने जो प्रश्न किया है एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे प्लीज? सर मेरा प्रश्न था कि जैसे आपके क्लास में कोई लड़की है, उसे कोई लड़का फोन करके घर पे परेशान कर रहा है सर, तो घर पे वो नहीं कहती है, डर रही है घर पे कहने से, लेकिन एज ए टीचर आपसे वो फ्रेंकली कहती है आके कि सर मुझे ऐसे ऐसे मैं प्रॉब्लम है। समझ गया, मैं समझ गया। ऐसा है ना, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो जी आप जी सर। शिक्षक के नाते उस समय उसके अभिभावक भी बन सकते हैं। और यस यस सर। सबसे बड़ी बात तो उसमें उसके फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी घटनाओं में। ठीक है, अगर बच्ची नहीं बता रही है घर पे तो आप उनके पेरेंट्स को बता करके उन घटनाओं को बताइए, और अभिभावक के साथ में मिल करके जो भी प्रतिक्रियाएं करनी है उसकी कीजिए। अकेला कभी नहीं कीजिएगा ऐसे मामलों में। थैंक यू अगर सर। ऐसा कहीं सिचुएशन बनता है तो परिवार को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। कौशिक सर, कुछ और राय देना है आपको? और तो टेक्निकली रूप से तो उज्ज्वल सर, उज्ज्वल हो सर, सकता है ट्रू कॉलर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे नाम वगैरह उसका पहले से पता चले और उसको ब्लॉक करते जाए। ये एक उपाय हो सकता है। इसके अलावा किरण मैम, कोई ये ऐप्स हो टाइम सकती, किरण मैम, आपको कोई ये ऐप्स टाइम पता हो मैनेजर ऐप जिसके भी बारे आता में? है जिससे अननोन नंबर नहीं आ सकता है फोन पे। किरण मैम आपसे एक क्वेश्चन है कंडीशन बेस पे। हेलो मैम, सुन रहे हैं? सर, ये सर। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में सुबह किसी आप स्टूडेंट को देखते हो स्कूल यूनिफॉर्म में है, वो अगर स्मोकिंग कर रहा है स्कूल के बाहर, तो आप क्या करोगे? सर अगर वो मतलब मेरा स्कूल का बच्चा होगा। हेलो जी बोलिए हेलो मैम, सुनाई दे रहा है, सर, सुनाई दे अगर रहा है। आवाज आ रही है। मेरा स्कूल का बच्चा होगा तो वहां तो मैं उसे नहीं टोकूंगी, लेकिन स्कूल में इन करने के बाद मैं ग्राउंड में साइड में ले जाके मैं उससे पूछूंगी कि वो स्मोकिंग क्यों कर रहा है, और उसके डिमेरिट्स को मैं उसे बतलाऊंगी कि स्मोकिंग करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप आगे से स्मोकिंग ना करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स से शिकायत कर दूंगी। कौशिक सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, लाइब्रेरी में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कैसे सर इसको उपयोग करेंगे? डाटाबेस डीबीएमएस के बारे में आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ये डीबीएमएस बड़े डाटा को स्टोर करने, मतलब बहुत अच्छे मैनेज तरीके से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम बुक का नाम, उसका कोड और उसका ऑथर वगैरह, उनका सबकी पूरी डिटेल वगैरह इसके अंदर स्टोर करते हैं। जब भी अपन को कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए, जैसे किसी एक ऑथर की पूरी बुकें चाहिए, तो वो उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक वेलकम विषय के अंदर पूर्णिमा, अपन हाउ आर को यू? चाहिए तो एक साथ उससे भी निकाल सकते हैं। तो मतलब ये डीबीएमएस का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है लाइब्रेरी में। थैंक यू सर सर। कल एक पूनम क्वेश्चन था वेलकम। हाँ जी बनाने का किरण। विधि। सर उज्ज्वल सर से मेरा कल एक सवाल था कि कैटलॉगी बनाने का विधि बतलाएं। यस मैम, आंसर दे रहा हूँ मैं, एक मिनट। कैटलॉगी बनाने का विधि मैम, तो मैं भी उसको रिपीट ही किया हूँ, बट उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ मैं। ज़्यादातर मुझे देख के ही बताना पड़ेगा इसका। थोड़ा जल्दी प्लीज। यस यस यस। सबसे पहले आपको कॉल नंबर डालना होता है कैटलॉगी कार्ड में। सबसे पहले इनर लाइन की 4 लाइनें होती है मैम, आप 4 लाइनें बनाएंगी। सबसे पहले कॉल नंबर होगा, उसके बाद एसोसिएशन नंबर होगा, उसके बाद पेज नंबर होगा मैम, पेजेज कितने पेजेज हैं कैटलॉग में। उसके बाद डेटा ऑफ पब्लिकेशन, ये पब्लिश कब हुआ, बुक पब्लिश कब हुई, और साइज ऑफ द बुक भी होगा, और ISBN नंबर जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ वो ऑलरेडी आपके बुक पे होगा मैम। तो यही इंक्लूड होता है। और For today, टेक्निकल now I want that
मेथड नहीं माय बताया स्टूडेंट्स आपने, आर मेथड प्लीज कौन सा उज्जवल रहेगा? प्लीज, हमारे क्या पास सर? हार्डली 2 मिनट्स बचे हैं, मुझे कुछ बोलने दीजिए। नहीं, हमारे आपने जो मेथड स्टूडेंट नहीं है बताया, उनके विद्यार्थी का हार्डली बता रहे हैं या फिर कौन सी शी बता हैज रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम कम है बच्चों। सी टुडे इज द 7th डे ऑफ आवर स्टूडेंट निशा, कैसा लगा आपको पीटी क्लासेस? बहुत अच्छा लगा यहाँ के, सर ने बहुत अच्छे से हम लोग को किया है। ओके, और मैं कॉन्फिडेंस चाहूंगा भी निशा आप है ना कुछ अच्छा सुनाइए आज, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत मेलोडियस है और सब आपको सुनना पसंद करते हैं। पर मैं एक लाइन इनसे भी पूछूंगा, जो कि ये भी वन ऑफ द माय फेवरेट स्टूडेंट है भाई, और स्पेशल नागौर से है। तो फिजिकल एजुकेशन का कैसा लगा आपको इंटरव्यू? मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा। चलिए, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। पहला मेरा आत्मविश्वास 0% था, यहाँ के मेरे को आत्मविश्वास 100% हो गया कि मैं इंटरव्यू कर लूंगा। चलिए कल से आप आएंगे मेरे साथ कॉम्प्लीमेंट्री में? बिल्कुल सर, जरूर। वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, टाइम कम है इसलिए प्लीज है, यस प्लीज स्टार्ट। आज मैं सब जने म्यूट कर दीजिए प्लीज। स्टार्ट। सरस्वती वंदना सुनाने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। अज्ञानता को दूर करके ज्ञानता को दूर करके ज्ञान दे, सरस्वती माता इधर भी ध्यान दे, सरस्वती माता इधर भी ध्यान दे, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान दे, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान दे, सरस्वती माता इधर भी ध्यान दे, सरस्वती माता देखूं तम ही तम है, जिधर भी जाऊं गम ही गम है,